मास्टर दीनानाथ रिटायर हो चुके थे। उनके 3 बच्चों में से पहला बड़ा बेटा किसी प्राइवेट कंपनी में था और दूसरा बेटा अभी पढ़ाई पूरी कर नौकरी की तलाश में था, और एक तीसरी और सबसे छोटी और सबकी लाडली लड़की पूनम थी। इस साल उसका बीए का आखिरी साल था। मास्टर दीनानाथ को उसकी शादी की बहुत चिंता थी। वो चाहते थे कि इसी साल बिटिया का विवाह हो जाए तो वो गंगा नहा लें, और भगवान ने उनकी सुन भी ली। मास्टर दीनानाथ अपने स्वास्थ्य का बड़ा ध्यान रखते थे, इसलिए वो नियमित तरीके से रोज पार्क में घूमने जाया करते थे। एक दिन रोज की तरह वो पार्क में घूम रहे थे कि अचानक उनकी मुलाकात एक बहुत पुराने मित्र से हो गई। फिर दोनों मित्र गपशप मारने लगे। बातों ही बातों में मास्टर दीनानाथ जी ने अपनी बिटिया का जिक्र उनसे कर दिया। मास्टर दीनानाथ जी की बात सुनकर उनके मित्र ने दूसरे शहर में रहने वाले एक कुलीन परिवार का जिक्र कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में माता पिता के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। बेटी का विवाह हुए 5 साल हो चुके हैं और वो अपने पति के साथ विदेश में सेटल है, और बेटा मयंक अपने पिता के साथ मिठाई की दुकान में बैठता है और अभी कुंवारा है। उसके लिए भी लड़की खोजी जा रही है। अगर तुम कहो तो बात चलाऊं। मित्र की बात सुनकर मास्टर दीनानाथ जी ने झट से उनका हाथ पकड़कर कहा कि यदि ऐसा हो जाए तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मित्र के प्रयास से दीनानाथ जी की इकलौती और लाडली बेटी पूनम का विवाह मयंक के साथ बड़ी ही धूमधाम से हो गया। पूनम के व्यवहार और कार्य कुशलता से उसके सास ससुर बहुत खुश थे और वो पूनम को बहुत प्यार भी करते थे। पूनम भी अपने परिवार का बहुत ध्यान रखती थी और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करती थी जिससे उसके परिवार को ठेस पहुंचे। जीवन की गाड़ी ऐसे ही खुशहाल पटरी पर चल रही थी। पर कहते हैं ना, सब दिन होत ना एक समान, और ऐसा ही कुछ हुआ पूनम और उसके परिवार के साथ। उनके परिवार को जैसे किसी की नजर लग गई हो। शादी के 8 महीने बाद ही एक दिन पूनम और मयंक स्कूटी में शॉपिंग करके वापस घर को आ रहे थे कि रास्ते में एक दौड़ती हुई गाय को बचाने के चक्कर में मयंक स्कूटी का संतुलन खो बैठा और सामने से आते हुए ट्रक के टायर के नीचे आ गया और पूनम छिटक कर दूर जा गिरी। वो तो बच गई, लेकिन मयंक की डेथ ऑन द स्पॉट हो गई। इस घटना से पूनम और उसके परिवार में जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी हंसती खेलती जिंदगी एक पल में बदल गई। जाने किस्मत ने पूनम के लिए क्या सोच रखा था। बेटे की मौत के बाद उसके सास ससुर ने भी अपना कुछ और रंग ही दिखाना शुरू कर दिया। वो लोग मयंक की मौत का जिम्मेदार पूनम को ठहराने लगे। अब आए दिन उसे ताना देते रहते थे। उसके हर काम में बेबुनियाद नुक्स निकालते ताकि पूनम खुद ही घर छोड़कर चली जाए। पूनम अब सास ससुर को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर पूनम अपने पति की चौखट छोड़कर जाने को राजी नहीं थी, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप सह रही थी। कहीं ना कहीं उसके माता पिता के दिए संस्कार भी उसे बड़ों के सामने मुंह खोलने की इजाजत नहीं देते थे। खैर, जैसे तैसे खुद को समझाकर पूनम के जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही थी, किंतु एक दिन उसके सास ससुर ने उसे अपशगुनी कहकर घर की चौखट से बाहर कर दिया। बेचारी पूनम खूब गिड़गिड़ाई, रोती बिलखती रही, किंतु इसका उसके सास ससुर पर कोई असर नहीं हुआ। दरवाजा बंद करके वो अंदर चले गए। पूरी रात पूनम वहीं चौखट पर आंसू बहाती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था जाए तो जाए कहाँ। माता पिता के घर जाती है तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक तो आर्थिक तंगी, ऊपर से विधवा बेटी का बोझ। यही सब सोचकर पूनम के पांव अपने मायके की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, किंतु अचानक कुछ ऐसा घटित हुआ कि अब इसे पूनम का भाग्य कहिए या वक्त का फैसला। जिस रात पूनम को घर से बाहर निकाला गया, उसी की अगली सुबह पूनम की ननद ममता अपने पति के साथ विदेश से घर लौटी। लेकिन जब वो घर के दरवाजे में पहुंची तो अपनी भाभी को सामान के साथ बाहर देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भाभी उठो ना, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों घर की चौखट पर बेहाल पड़ी हो? पर पूनम का तो बुखार से बुरा हाल था। वो कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। पूनम की ननद ममता ने दरवाजा खटखटाया तो सामने माँ पिताजी को देखकर पूनम की इस हालत के बारे में पूछने लगी, किंतु उसके माता पिता बात को टालने की कोशिश करते रहे। पर कब तक टालते? तब उससे झूठ ही कह दिया कि पति के दुख में पागल हो गई है, इसलिए ऐसी हरकत कर रही है। हमने कुछ नहीं किया, तुम लोग चलो अंदर हमारे साथ, ये खुद ही आ जाएगी। किंतु ममता भाभी की हालत देखकर सब समझ गई कि जरूर उसे घर से निकाला गया है। ममता ने अपने माता पिता को समझाया
कि आप कैसे भाभी को घर से बाहर निकाल सकते हैं। भैया नहीं रहे, इसमें भगवान की मर्जी है। भाभी की कोई गलती नहीं है। इस घर में रहना उनका हक है। आप उन्हें इस प्रकार घर से नहीं निकाल सकते। हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है और आप लोग उसी दकियानूसी रीति रिवाजों को सीने से लगाए बैठे हैं। जाने हमारा समाज कब इन कुरीतियों से मुक्ति पाएगा। बेटी की बात सुनकर माता पिता ने सोचा, बिटिया तो कुछ दिनों में चली जाएगी, तब तक के लिए हम शांत रहते हैं, इस मनहूस को तो हम बाद में देख लेंगे। मन में यह सोचते हुए उन्होंने अपनी बेटी को कहा, ठीक है, जाओ भाभी को अंदर ले आओ। ममता अपनी भाभी पूनम को उठाकर कमरे तक लाई। ननद की सेवा से पूनम कुछ दिनों में स्वस्थ तो हो गई, किंतु बहुत गुमसुम सी रहने लगी। उसके जीवन में तो मानो कोई रंग ही ना हो। उसके सास ससुर उसे कोई भी रंगीन कपड़ा पहनने नहीं देते थे। यहाँ तक कि अगर वो रंगीन कपड़ों की तरफ देख भी ले तो बहुत ही जली कटी उसे सुनाने लगते थे। इसके अलावा नौकरों की तरह व्यवहार करते और घर का सारा काम उसी से करवाते थे। ठीक से काम करने के बावजूद भी लाखों गलतियां निकालते थे। अब पूनम इसी को अपना नसीब मानकर किसी तरह अपना जीवन काट रही थी, किंतु उसकी ननद से यह सब देखा नहीं जा रहा था। वो एक पढ़ी लिखी, समझदार और नई सोच वाली महिला थी। ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे वो सोचने लगी, पूनम भाभी की अभी उम्र ही कितनी है, पूरी जिंदगी पड़ी है उनके आगे। भैया तो अब लौट कर आने वाले नहीं, तो भाभी पूरी जिंदगी किसके सहारे काटेगी। ऐसी जिल्लत सहते सहते तो उनकी जिंदगी नरक हो जाएगी। मैं भाभी को ऐसे नहीं देख सकती। आखिर वो भी तो इंसान है, उन्हें भी जीने का हक है। उनके पुनर्विवाह के विषय में मुझे भाभी से बात करनी ही होगी। उन्हें अपने जीवन में एक नई शुरुआत करनी ही चाहिए, ये उनका अधिकार भी है। यही सोचकर ममता भाभी के पास जाती है और उससे अपने मन की सभी बात कह देती है। पर पूनम यह सब सुनकर थोड़ा मायूस हो जाती है और कहती है, नहीं, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। मैं पुनर्विवाह नहीं कर सकती। किसी और के बारे में सोचना भी पाप है और मैं अपने सर ये पाप नहीं लेना चाहती। मुझसे यह तनिक भी ना होगा। तुम कृपा कर दोबारा मुझसे यह सब बात ना करना। मुझे सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। किंतु ममता ने हार नहीं मानी और वो बार बार पूनम को समझाती रही कि पुनर्विवाह कोई पाप नहीं, बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत है। हर स्त्री को जिंदगी जीने का हक है। मैं आपको ऐसे घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती। फिर एक दिन ममता ने अमर, जो कि उसका एक अच्छा मित्र है और जिसकी पत्नी का 1 साल पहले देहांत हो चुका है, उसकी पूरी कहानी सुनाई। पूनम को अमर की कहानी अपने जीवन से मिलती जुलती लगी तो वो भावुक हो गई। तभी ममता ने तपाक से कहा, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं है और वो दूसरा विवाह करने के लिए भी तैयार है। आप कहो तो उससे मैं आपकी बात चलाती हूँ। किंतु पूनम ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन ममता भी कहाँ मानने वाली थी। आखिर में उसके जोर देने पर पूनम उस व्यक्ति से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मिलने का दिन तय होता है। एक रेस्टोरेंट में अमर और पूनम दोनों मिलते हैं और दोनों में बहुत देर तक बातें होती हैं। कुछ घंटों की बातचीत के बाद पूनम घर लौट आती है, लेकिन घर लौटते ही उसके सास ससुर उस पर बरस पड़ते हैं। दूसरा ब्याह करेगी करमजली, मेरे बेटे को तो खा गई, अब किसको खाने चली है। इतने कड़वे बोल सुनकर भी पूनम कुछ जवाब न दे पाई। किंतु पूनम की ननद ममता किसी भी प्रकार भाभी की जिंदगी सुधारना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि जब तक वो घर में है तब तक ही पूनम इस घर में रहेगी। उसके बाद उसे घर से निकाल दिया जाएगा। इसलिए जाने से पहले ममता भाभी को खुश और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। इसलिए ममता ने अपने माता पिता को समझाया, पूनम की मानसिक तकलीफ के बारे में बताया। पहले तो वो तैयार नहीं हुए, किंतु बार बार समझाने के बाद किसी प्रकार वो मान ही गए। अगली सुबह पूनम के लिए एक नई सुबह थी। पूनम की जैसे ही आंख खुली तो उसके सास ससुर, ननद और ननद के पति सभी उसके सामने खड़े थे। पूनम को लगा कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। पूनम बिस्तर से उठते ही बड़बड़ाने लगी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसा नहीं होगा। किंतु पूनम तब हैरान हो गई जब उसके सास ससुर ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम हमारी बहू नहीं बल्कि बेटी हो और अपनी बेटी के हाथ पीले करने के लिए हमें बहुत सी तैयारियां करनी है। हमारी यही इच्छा है कि तुम सदा खुश रहो और अपने जीवन में आगे बढ़ो।
पूनम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चमत्कार कैसे हुआ। फिर उसकी नजर अपनी ननद पर पड़ी जो मुस्कुरा रही थी। अब पूनम सब समझ गई। सास ससुर के जाने के बाद पूनम की ननद ममता ने पूछा, तो बताइए भाभी, आपको अमर कैसा लगा? अब तो सब मान गए हैं, अब तो आप तैयार हैं ना? पूनम को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कदम उठाए या ना उठाए। पहली शादी के बाद जो हादसा उसके साथ हो चुका है, उससे वह पहले से ही डरी हुई थी और इसके लिए खुद को ही कसूरवार समझ रही थी, क्योंकि उस दिन उसने ही शॉपिंग की जिद की थी। लेकिन आज जैसे ही पूनम कमरे से बाहर निकली तो उसके पिता और दोनों भाई वहां पहले से ही मौजूद थे। असल में यह सब उसकी ननद का किया धरा ही था। उसने पूनम के पिता और भाइयों को भी सारी बात समझा दी थी और पूनम के परिवार वाले भी इस पुनर्विवाह के लिए पूरी तरह से तैयार थे। सबकी मर्जी और सबके समझाने पर आखिर पूनम भी इस पुनर्विवाह के लिए राजी हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद एक शुभ मुहूर्त में बहुत ही साधारण ढंग से पूनम और अमर का पुनर्विवाह हुआ, क्योंकि अमर और पूनम दोनों की यही इच्छा थी और दोनों के ही कोई बच्चा भी नहीं था। आज पूनम और अमर 2 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और इस खुशहाली का सारा श्रेय जाता है पूनम की ननद ममता को, जिसने सही समय पर यह कदम उठाकर पूनम के जीवन को संवारा, उसे एक नई उम्मीद, नई शुरुआत की रोशनी दिखाई। मेरी भगवान से यही दुआ है कि हर भाभी को ममता जैसी सुलझी और समझदार ननद मिले। तो दोस्तों, ये जिंदगी के छड़ों से चुराई हुई कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बात और, पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।